जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, आज हम लोग 12वीं के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण डेरिवेशन, आंकिक प्रश्न और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग फिजिक्स 12वीं के सेकेंड पेपर से शुरू करेंगे। तो सेकेंड पेपर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, बेसिकली प्रकाश के बारे में पढ़ना है। यदि आप एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में मुख्यतः दो यूनिट्स हैं। एक किरण प्रकाश की, एक है आपका किरण प्रकाश की और दूसरा है आपका तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की बेसिकली हम लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में ही पढ़ना है, प्रकाशिकी के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन एनसीईआरटी के आधार पे यहाँ पे बेसिकली दो ही यूनिट है, एक है किरण प्रकाश की और एक है तरंग प्रकाश की। इसमें कई चैप्टर हैं, इसमें भी कई चैप्टर हैं। आपके कुमार मित्तल के हिसाब से इसमें कुल 4 यूनिट्स हैं और यदि चैप्टर की बात करें तो 12 से 14 चैप्टर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो पहली छोटी सी हेडिंग आप लोग लिखेंगे प्रकाश। हेडिंग रहेगा प्रकाश, जिसे हम लोग लाइट भी कहते हैं। प्रकाश क्या होता है आप लोग जानते हैं, कक्षा 10 में भी पढ़ा है प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा है? विकिरण ऊर्जा है। तो परिभाषा क्या बनेगी? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यहाँ संवेदित का अर्थ आप जानते हो, प्रभावित करने से है, उत्तेजित करने से है। तो लिखते हैं परिभाषा प्रकाश की। लिखेंगे प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। हमारी आंखों को संवेदित, यहां संवेदित का अर्थ हम लिख दे रहे हैं प्रभावित होगा, या इसे हम लोग उत्तेजित भी लिख सकते हैं। उत्तेजित, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या है भाई? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। कक्षा 10 में भी ये परिभाषा आपने पढ़ा है। चूंकि पार्ट सेकेंड में हम लोगों को प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए हम लोग सबसे पहले प्रकाश से संबंधित सारी जानकारी को जान लेते हैं। तो दूसरी हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। जैसा कि आप जानते हो, कक्षा 10 में भी पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो दो गुण तो यही हो गए। क्या होगा? प्रकाश में परावर्तन होता है, फिर प्रकाश में अपवर्तन होता है। यह भी आप जानते हो, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल भी आप जानते होंगे कि निर्वात में कितना होता है, अन्य माध्यमों में कितना होता है। प्रकाश सबसे ज्यादा तेज निर्वात में चलता है। कितनी चाल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिख लेते हैं हम लोग एक एक करके। लिखेंगे प्रकाश निर्वात में भी चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सबसे ज्यादा निर्वात में ही होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸।
इससे कम वायु में होती है, लगभग 90 लाख किलोमीटर पर सेकंड इससे कम हो जाता है। कक्षा 10 में आप लोग इतना ही जानते थे कि जितना निर्वात में होता है उतना ही वायु में होता है, लेकिन निर्वात और वायु में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में है, इससे थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना? 90 लाख किलोमीटर पर सेकंड इससे कम हो जाता है, वो हो जाता है आपका वायु में। ठीक है, निर्वात निर्वात में भी प्रकाश चलता है। दूसरा, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा कह सकते हैं या सरल रेखा कह सकते हैं। आप यहाँ पे सरल रेखा लिख लीजिए। प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ध्यान देना, प्रकाश केवल पारदर्शी माध्यमों में ही गमन करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन होता है। आप प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के बारे में कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में। विवर्तन भी आपके सिलेबस में, इसे भी आपको पढ़ना है। तो अभी आप केवल नोट कर लीजिए, बाकी डिटेल में हम लोग आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे। अगला है, प्रकाश में व्यतिकरण। आपके लिए नया शब्द हो सकता है, लेकिन सारी चीजों को समझाया जाएगा आगे। व्यतिकरण, ध्रुवण आपके सिलेबस से कट गया है। व्यतिकरण, ध्रुवण आदि होता है। नोट करते रहिए। 4 पॉइंट हो गए। यदि आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है या कहीं पे लिखना है तो आप इसे अलग अलग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, फिर अगले पॉइंट में प्रकाश में अपवर्तन होता है, फिर अगले पॉइंट में प्रकाश में विवर्तन होता है। ऐसे करके आप अपना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट करते चलिए आप साथ साथ। 5वां गुण लिखेंगे हम लोग। 5वां गुण है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इसे हम लोग लिख लेते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश में प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का मतलब आप जानते होंगे। जैसे आजकल आप देख रहे हो सोलर प्लेट जो लग रहा है, सोलर सिस्टम, उसमें क्या होता है, प्रकाश के माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पादन कर लेते हैं। तो वही है इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे भी हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आपको जानना है आगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। ठीक है, प्रकाश में प्रकीर्णन होता है। और भी अन्य गुण है, लेकिन बेसिकली हम लोग इतना जान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्रकाश का जो पहला गुण है, प्रकाश का परावर्तन, उसके बारे में पढ़ते हैं। कक्षा 10 में भी आप लोग इसे पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे। हेडिंग लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं और फिर उसके बाद लिखेंगे। बच्चों, हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग लगभग 1 महीने में फिजिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लें,
चूंकि टाइम टेबल आ गया है आपका, तो आपके पास समय है नहीं, इसलिए हम लोग 1 महीने में जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हो या आंकिक प्रश्न के अलावा डेरिवेशन हो या महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो, उसे हम लोग 1 महीने में कवर कर लेंगे। आप साथ बनाए रखिए, ठीक है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करें, ज़्यादा वॉच करें, ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। बाकी 1 महीने में लगभग हम लोग इसे कवर कर लेंगे। तो क्या होता है भाई प्रकाश का परावर्तन? कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कोई तल है और इस तल को हमने एक तरफ से पॉलिश कर दिया। क्या है ये? तल है, सरफेस है। अब क्या हुआ कि इस पे प्रकाश आपतित हुआ। आपतित हुआ का मतलब यहाँ पे प्रकाश पड़ा। जब प्रकाश इस पे पड़ेगा तो तल क्या करेगा, यहां से इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस फेंक देगा, वापस कर देगा। इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या है? जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर पड़ता है, इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो प्रकाश किरण आती है इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। और यहां टकराने के बाद जो किरण जाती है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। ये आपका इंसिडेंट रे और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और ये तल ही है जहां पे, जिस तल पे प्रकाश किरण आपतित होती है, इस तल के लंबवत यदि कोई हम रेखा खींच दें, इसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब, ठीक है। परिभाषा लिख लेते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर आपतित होता है यानी गिरता है, तो इसका अधिकांश भाग इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश किसी पालिशदार अथवा चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग, किसका? प्रकाश का। उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश का किसी पालिशदार या चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इस फिगर के बारे में थोड़ा सा कि कौन सी आपतित किरण है, कौन सी परावर्तित किरण है, ठीक है। तो इस तल पर जो भी किरण आएगी, आकर गिरेगी, उसे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, और टकराने के बाद जो किरण निकलेगी उसे हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे किरण आके गिरी है वहां पे इस तल के लंबवत का मतलब ठीक 90 डिग्री पे कोई रेखा हम खींच दें तो उसे हम लोग कहेंगे अभिलंब। एक चीज और जान लेते हैं, ये जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है इसे हम लोग कहेंगे आपतन कोण। कौन सा कोण भाई? आपतन कोण। और इसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। इसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण, और इसे हम लोग
स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना आप नोट करिए जल्दी से। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हेडिंग लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये सारी चीजें आप लोग कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि पूरी फिजिक्स ही प्रकाश पे आधारित है तो इन घटनाओं को हमें जानना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियमों को हम लोग जान लेते हैं। कितने नियम है भाई? दो नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख भी रहे हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में, ऊपर वाले तल में ही है। ठीक है, दूसरा नियम परावर्तन का ये कहता है, ये जो आपतन कोण आई है ये हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण आई हमेशा, हमेशा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है। अर्थात कोण आई इक्वल टू कोण आर। आई क्या है? आपतन कोण और आर क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपका प्रकाश का परावर्तन हो गया। चूंकि हम लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक से पढ़ने हैं, अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप जानते रहना, जैसे आई दे देगा तो आर पूछ लेगा, या कभी कभी घुमाना होता है तो तल और आपतित किरण के बीच कोण दे देता है। ठीक है, ये जो अभिलंब खींचा गया है इसके इस साइड भी 90 डिग्री होगा और इस साइड भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 है, ये ठीक बीच में है, तो आधा इधर 90 और आधा इधर 90 डिग्री होगा। कक्षा 10 में आप लोग इसे डिटेल पढ़ चुके हैं। हेडिंग रहेगा रेखीय आवर्धन। लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन क्या होता है भाई? जैसे कोई वस्तु किसी दर्पण या किसी पालिशदार चिकनी तल से टकराई, वहां से टकरा के किरणें कोई प्रतिबिंब बनाई, तब जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है और जिस वस्तु का प्रतिबिंब बना है उस वस्तु की लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। बेसिकली आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे रेखीय आवर्धन का मतलब तात्पर्य यह है कि कोई दर्पण किसी वस्तु का कितने गुना प्रतिबिंब बना रहा है। जैसे किसी का रेखीय आवर्धन 2 है, इसका मतलब यह है कि वो 2 गुना प्रतिबिंब बना पा रहा है। किसी का 1/4 है, मतलब वस्तु की जो भी लंबाई है उसका 1/4 उसका प्रतिबिंब बन पा रहा है। तो बेसिकली रेखीय आवर्धन क्या है? ये हमें ये बताता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना बनेगा। लिख लेते हैं, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन से हमें यह पता चलता है, यह पता चलता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब
कितने गुना कितने गुना कितने गुना बना है। ठीक है, इसे हम लोग इसे यम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं भाई? यम से। तो लिखेंगे इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें रेखीय आवर्धन से यह पता चलता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितने गुना है बना है। जैसे कहीं दे दिया कि किसी दर्पण का जो रेखीय आवर्धन है वो 5 है, इसका अर्थ यह है कि वो जो दर्पण है वो 5 गुना प्रतिबिंब बना पा रहा है। लिखेंगे दूसरी परिभाषा इसकी, किसी वस्तु के, लाइन चेंज करके, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और उस वस्तु की लंबाई, उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, रेखीय आवर्धन बराबर होगा, रेखीय आवर्धन बराबर होगा, क्या हमने बोला? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। ठीक है, वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग इमेज आई से डिनोट करते हैं और वस्तु की लंबाई को हम लोग ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट करते हैं। तो आवर्धन यम बराबर हमें मिलेगा आई अपान ओ, या इसी को हम लोग लिख देते हैं माइनस भी बाई यू। तो आवर्धन का ये फार्मूला आपको याद रखना है, आवर्धन यम बराबर आई अपान ओ या माइनस भी बाई यू। इसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि सीधे सीधे हम लोगों के पास टाइम कम है, तो सीधे सीधे फार्मूला हम लोग इसका जान लेते हैं। ठीक है, आवर्धन यम बराबर होगा आई अपान ओ या माइनस भी बाई यू। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे डिनोट कर लेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यहाँ हम लिख दे रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक के लिए यम का मान हमेशा निगेटिव होगा और आभासी के लिए, आभासी के लिए यम हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसे होता है आप कक्षा 10 में पढ़े होंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे जो u क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। जब आप वास्तविक की बात करते हो तो दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बनता है, उस स्थिति में v भी माइनस में लेते हैं और u भी माइनस में लेते हैं, दोनों माइनस में लेते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट आपका यम माइनस में मिलता है। वही जब आप आभासी प्रतिबिंब की बात करते हो तो आभासी के लिए u तो माइनस में होता है लेकिन v प्लस में होता है, तो यहाँ वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, इसलिए हमें यम का मान पॉजिटिव मिलता है। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे दर्पण का सूत्र, दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र, जैसा कि आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े हो, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए एक ही है। क्या है? फोकस दूरी 1/f बराबर 1/के v प्लस 1/के u। आप जानते हो f क्या है? फोकस दूरी है। f क्या है? फोकस दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u है आपका वस्तु की दूरी।
वस्तु की। जब इस फॉर्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसे हम लोग जान लेते हैं अवतल और उत्तल के लिए। तो जब भी अवतल दर्पण होगा उसके लिए हम लोग F हमेशा निगेटिव लेंगे, U तो हमेशा निगेटिव होता ही है चाहे उत्तल हो अवतल हो, और V का मान यदि वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक के लिए हम लोग V का मान निगेटिव लेंगे, आभासी है तो V का मान पॉजिटिव लेंगे। वहीं पे यदि हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण के लिए इसकी जो फोकस दूरी F है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। U तो निगेटिव होना ही है क्योंकि दर्पण के सामने होगा, और चूंकि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो इसका मान हमेशा पॉजिटिव होगा। ये चीजें आप लोग जानते रहो, ठीक है। ये हो गया आपका दर्पण की फोकस दूरी का सूत्र। तो दर्पण के परावर्तन से संबंधित इन सब चीजों को हम लोग जान गए। अब हम लोग अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे।